बाजारों के खुलने की तैयारी, पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एसएक्स निफ्टी से कोई संकेत नहीं है, एकदम सुस्ती, वही लेवल से जो कल के हैं। और एक्चुअली एसएक्स निफ्टी बहुत उतार चढ़ाव दिखा रहा हो वैसा भी नहीं, बेहद शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है डायरेक्शन की तलाश में। हालांकि बाकी एशियाई बाजार थोड़े से बेहतर है, तो देखते हैं हम पॉजिटिव शुरुआत कर पाते हैं या फिर कल की कमजोरी को और आगे बढ़ाएंगे। पहली टिक पर आप देख सकते हैं 22 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान दिखेगा आपको 48 अंकों का। अब सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे होता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह है ग्रेसिम का स्टॉक 9% नीचे है। अब बीपीसीएल 5% नीचे दिखेगा, रिलायंस आपको 2% नीचे नजर आएगा, ओएनजीसी 2% नीचे नजर आएगा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं नीचे की तरफ, और उसकी वजह से बाजार पर थोड़ा दबाव आपको प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर दिखेगा। लेकिन रुपए की शुरुआत होती हुई दिख रही है। कल हमने रुपए में अच्छी खासी कमजोरी देखी थी, 65 के नीचे जाकर क्लोज हुआ था रुपया। आज 4 पैसे की कमजोरी के साथ हमने करेंसी मार्केट पर शुरुआत की, तो करेंसी मार्केट की कमजोरी बरकरार है। 65 रुपए 9 पैसे, ये है वो दाम जो आपको $1 खरीदने के लिए देने होंगे इस वक्त, और इस वक्त ये रुझान आपके लिए करेंसी मार्केट। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर उनकी राय। गौरांग, राय लेना चाहता हूं आपको ऑरोबिंदो फार्मा पर। खबरें ये आ रही कि एक दवा के लिए यूएस एफडीए से टेंटेटिव अप्रूवल इनको मिल चुकी है। ये बताएं ऑरोबिंदो फार्मा है या फिर कोई दूसरा मिड कैप फार्मा स्टॉक जहां पर आपको मौका दिखता है खरीदारी का? चाहे तो आप बायोकॉन और सिंजिन पर भी राय दे सकते हैं, जिनके कल नतीजे आए। सिंजिन के नतीजे मजबूत दिख रहे हैं, बायोकॉन के नतीजे थोड़े ढीले हैं, कमजोर हैं। क्या राय रखते हैं आप? वेल अनिल जी, पहले तो तीनों पर ही हमारी कवरेज है। जो पहला नाम आपने लिया ऑरोबिंदो फार्मा पर, वहां पर जब ये 700 के नीचे लुढ़का था और बहुत सारे लोगों ने नकारात्मक परिस्थिति देखी थी और भाव और भी नीचे की तरफ लुढ़कते हुए की राय दी थी, हमारी कवरेज तब भी बरकरार थी और हमने कवायद की थी कि एक बेहतरीन मौका है निवेश करने के लिए, और लक्ष्य हमने तभी जताए थे करीबन 775 780 के, जो ये स्टॉक ने बखूबी हासिल कर लिया और 800 के ऊपर काम कर रहा है मौजूदा परिस्थिति में। उसके पश्चात हमने कोई दूसरा व्यू यहां पर नहीं निकाला है। तो अगर किसी के पास है जोखिम झेलने की क्षमता कम है, और क्योंकि हम बुनियादी तौर पर आकलन करते तो हमारा फर्ज बनता है कि जिसको मुनाफा बांधना है बांध ले, और जिसको थोड़ा बहुत जोखिम ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ के दायरे और भी देखने, उनको मेरे ख्याल से एक मुनाफे वाला स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर की तरफ दायरे देखे। दूसरे दो जान लिए बायोकॉन और सिंजिन। सिंजिन का जब आईपीओ आया था तब हमने आईपीओ नोट एक जारी की थी जहां पर सब्सक्राइब की राय दी थी, और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यही जताया था कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लंबी अवधि के नजरिए से, और अब भी वो राय बरकरार है। नतीजे जो आए वो काफी बेहतरीन थे और आने वाले समय में और भी सुधार हो सकता है। तो अगर कोई चूक गए हैं, यहाँ पर मौका नहीं उन्होंने लिया निवेश करने का, तो कोई भी किसी भी बुरे दिन पर सिंजन पर भी निवेश करने की राय होगी। बायोकॉन पर जो आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से साल 2016 के आखिर तक या 17 तक मलेशिया में जो इनकी नई फैसिलिटी खड़ी हो रही है, निवेश इन्होंने शुरू कर दिया है, वहां से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, और प्लस जो R&D में इन्होंने निवेश किया है उसके फलस्वरूप भी आपको यहाँ पर बेहतरीन इजाफे नतीजे में आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम 2 या 3 तिमाही का समय लगेगा। तो अगर किसी के पास लंबी अवधि का नजरिया है तो गिरावट पर बायोकॉन पर भी निवेश करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें पूछे तो हमारी कवरेज ग्लेनमार्क और सिप्ला, ये दोनों पर भी बरकरार है। ओके, तो यहाँ राय आपकी खरीदारी की फंडामेंटली। चलिए देख लेते हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ मौके है। सारी ट्रेडिंग कॉस्ट लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है पूजा त्रिपाठी। पूजा, क्या खरीदारी करने की राय है ज्यादातर या फिर शॉर्ट भी करेंगे? जी हाँ, ज्यादातर कॉल्स में खरीदारी की ही राय है। शुरुआत पहले कॉल से करेंगे। केआर चौकसे के हेमंत कपाड़िया ने बाटा में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि इंट्राडे में ही स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने का अनुमान है और 535 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। इसके अलावा मोहित गाबा ने बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। अगले 3 दिनों में इनका मानना है कि अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक आपको दिखा सकता है और 5550 के लेवल्स तक की तेजी देखने की उम्मीद है। आखिरी कॉल में बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। मैजरोस कैपिटल के आशुतोष सान्ना ने ऑटो काउंटर टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की राय दी है। कमजोरी देखने का अनुमान है, चार्ट में काफी कमजोर दिख रहा है ये स्टॉक, और अगले 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 365 के लेवल तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने की उम्मीद है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। 3 में से 2 कॉल्स में आज तेजी की राय आ रही है। वैसे 3 में से 2 स्टॉक्स में आज खरीदारी की राय। राजेश राजपूत है हमारे साथ है। राजेश, बताएं आपके 2 टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। अनिल जी, 2 ट्रेडिंग कॉल्स है, दोनों बाय है।
उसमें से एक रहेगा HPCL। कल उसमें टेक्निकल ब्रेकआउट दिया, इनफैक्ट कल उसमें ब्रेकआउट देने के बाद उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया नहीं, मे बी सबड्यूड सेशन के बजाय, लेकिन इसमें बाय इनिशिएट किया है, हमारे कवरेज में भी है, और इसमें HPCL बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 810, टारगेट विल बी 870। सेकंड बाय कॉल विल बी ऑन TCS में मुझे लगता है जो करेक्शन है वो ओवर हो चुका है। यहाँ पे अगर TCS की बात करें तो उसने जो लो बनाया वो 2450 के आसपास बनाया, और इसका जो मुझे याद है पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था, रफली इसका 2500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 2500 के ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगा है नीचे जो डिप दिया था रिजल्ट के बाद, दैट इज ए बेयर ट्रैप, और यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली हम देखेंगे। सो इट्स ए TCS बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2500 और टारगेट रहेगा 2580 का। ओके, तो ये सारे कॉल्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अब कुछ स्टॉक्स जो आपके लिए ट्रेड का मौका दे सकते हैं। वेदांता, यहां पर केयर की तरफ से रेटिंग डाउनग्रेड करने की खबर आई है, एक नॉच रेटिंग इन्होंने कम की है, BB- से B की है। ये बताएं कि सुमित, कल 6% की गिरावट के बावजूद क्या अब भी शॉर्ट करने का मौका बचा है वेदांता में, या फिर कोई और मेटल स्टॉक्स जहां पर आप ट्रेड करना चाहेंगे आज? बिल्कुल अनिल जी, मेरे को लगता है मेटल्स की जो पुलबैक रैली थी वो खत्म हो चुकी है। सारी मेटल्स में मुझे लगता है प्रेजेंट लेवल से वापस से एक सेल ऑफ और एक करेक्शन देखने को मिलेगा। स्पेशली वेदांता की बात करें, कल की क्लोजिंग 101 रुपए के पास थी। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक वापस गिरेगा अब यहाँ से, और 75 से 80 रुपए के लेवल्स आने वाले 1 से 1.5 महीने में हमको देखने को मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेटल्स के लिए वापस अगले 1-2 महीने खराब ही रहने वाले हैं, तो मोस्टली मेटल्स में हमको प्रेजेंट लेवल से सेल देखने को मिलेगा। स्पेशली वेदांता के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे सेल किया जा सकता है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 110 रुपए का, और नीचे में टारगेट्स रहेंगे 75 से 80 रुपए। इसके बाद सेल, टाटा स्टील, ये सभी मेटल्स के अंदर भी हमको मंदी लग रही है। दूसरा स्टॉक टाटा स्टील जो 241-42 के आसपास प्रीवियस क्लोज है, इसके अंदर 255 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में हमको लगता है कि इस बार ये वापस स्टॉक 225 और 200 के लेवल दिखाएगा। यानी प्रेजेंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठ रहा है, और सेलिंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और वायदा कारोबार से भी संकेत यही मिल रहा है कि इनके अंदर अभी लॉन्ग लिक्विडेट हुआ है, और लॉन्ग लिक्विडेट होने के बाद अगर आज सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रेश सेलिंग भी स्टार्ट हो सकती है स्टॉक्स के अंदर। ओके, तो ये राय आती है। लेकिन मारुति एक और स्टॉक है गौरांग, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जो इन्वेस्टर अवेयरनेस एक संस्था है IIAS, उन्होंने कुछ सवाल उठाए जिस तरह से रॉयल्टी का पेमेंट सुजुकी को किया जा रहा है, और पिछले कुछ सालों में 6 गुना से ज्यादा रॉयल्टी बढ़ चुकी है। उनका ये कहना है कि जो रॉयल्टी दी जा रही है सुजुकी को मारुति की तरफ से, वो काफी गलत है। क्या राय रखते हैं आप, और क्या मारुति के शेयर पर कोई दबाव बढ़ने की आशंका है, क्या करना चाहिए? देखिए, दबाव तो इसको लेकर के मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर देखने मिलेगा। ये एक कंसर्न है, और ये रॉयल्टी पेमेंट को लेकर के पहले भी कुछ सवाल निशान उठे थे। लेकिन एक चीज आपको ये समझनी चाहिए कि जैसे तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल नतीजों में सुधार होता जाता है, और मुनाफे में ऊपर की तरफ के आपको आंकड़े दिखते हैं, तो उसी प्रोपोर्शनेट में मेरे ख्याल से आपकी रॉयल्टी एडजस्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि हमारी कवरेज है मारुति पर, और करीबन 4600, 4600, 4650 तक के लक्ष्य हमने तय किए हैं। हाल ही में जो लॉन्चेस किए हैं एस क्रॉस को लेकर के, मेरे ख्याल से इतना उत्साह आपको देखने नहीं मिला, और ऐसी भी बातें बाजार में सुनी थी हमने अनिल जी की, करीबन लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 26 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से इनकी एक प्रीमियम हैचबैक बलेनो लॉन्च हो रही है। जिस तरीके से जो सूचनाएं हमें मिली है, शायद आने वाले समय में इस पर्टिकुलर मॉडल को लेकर के उत्साह मिल सकता है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस मिल सकता है मार्केट में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नई खरीदारी के लिए इस स्तर से, क्योंकि हमारे लक्ष्य बहुत करीब है 4600-4650 के, तो हमें नहीं लग रहा है नई खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी के पास है, निवेशित रह सकते हैं, और एज अ डिस्क्लोजर, अगर नतीजों में आने वाले समय में सुधार हुआ तो उस नतीजे के आधार पर हम ऊपर के तरफ के लक्ष्य लेके जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल आई डोंट थिंक इट इज फेवरेबल, हम नतीजों का इंतजार करेंगे। ओके, फिलहाल नतीजों का इंतजार करेंगे आप, ये राय आती हुई। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही है बाजारों की। 5 अंक ऊपर सेंसेक्स और 3 अंक नीचे निफ्टी आपको नजर आएगा। कोई खास रुझान इस वक्त है नहीं, लेकिन एक टेक्निकल कॉल सेंजिन पर लेना जरूरी है, जहां पर 5% के आसपास की उछाल दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में। राजेश, फटाफट चार्ट देखकर बताएं क्या ट्रेड बनेगा, अगर 375 के आसपास खुले तो क्या करना चाहिए?
देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए। इसमें ज्यादा बहुत बड़ा सेलिंग आएगा नहीं। 375 के आसपास यहाँ पे बाय बनेगा। 360, 62 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे लगता है यहाँ से 3 to 4% अपसाइड मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, ये राय आती हुई देखिए। साथ ही एम्फेसिस एक और स्टॉक है जहां जनरली मिड कैप आईटी कंपनियां बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे रही, लेकिन यहां पर नतीजे काफी दमदार आए हैं। स्टॉक अच्छी मजबूती में भी दिख रहा है, 2% ऊपर। इस पर क्या ट्रेड होगा राजेश, चार्ट्स के लिहाज से? अनिल जी, एम्फोसिस में कल 450 के आसपास का हाई बनाया और लास्ट में वो गिर गया। और जो बेसिकली जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम जो कहते हैं, दैट इज एन इन्वर्टेड हैमर, और डजन इंडिकेट कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ पे दिखेगा। प्योरली टेक्निकली यहाँ पे बात करें तो 455 के आसपास इसमें सप्लाई पॉइंट है। अगर ये लेवल निकाल दे तो ही आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। जो पोजिशनल शॉर्ट है, जो पोजिशनल शॉर्ट करने वाले ट्रेडर रहते हैं या सप्लायर होते हैं, वो डेफिनेटली इसमें एक अपना जो रुख है वो चेंज करेंगे। तो 455 के का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ये लेवल इमीडिएट तो निकलेगा नहीं और इसमें एक करेक्शन फिर से आएगा। रफली मुझे लगता है कि एम्फोसिस 380 के आसपास एक बार तो गिरेगा। शुगर सेक्टर क्या गौरांग मौके दे रहा है खरीदारी के? आज फिर से खबर आ रही है कि 55 रुपए प्रति टन यहाँ पर किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। बात लोग ये भी करें कि ग्लोबली शुगर की कमी होती दिख रही है। शेयर काफी नीचे के लेवल से भाग चुके हैं, लगभग दुगुने भी हो चुके हैं कई शेयर। खरीदारी करना चाहिए क्या? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? देखिए अनिल जी, काफी कुछ खबरें आती हैं चीनी क्षेत्र को लेकर के और ज्यादातर तो नकारात्मक होती हैं। और ये जो खबरें उभर करके आ रही है, मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको और भी ऐसे कुछ सुनाई देगी। लेकिन अगर मैं इतिहास देखता हूं पूरे सेक्टर का और इसका रुझान देखता हूं तो मेरे ख्याल से मुझे किसी भी तरह का उत्साह नजर नहीं आता। मैं किसी एक स्टॉक पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्षेत्र पर बिल्कुल बात करना चाहूंगा अनिल जी। जिस मात्रा में डेट है शुगर मिल्स की, अलग अलग भारत के जो रीजन है जहां पर चीनी बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है गन्ने को लेकर के, गन्ने के दाम को लेकर के और चीनी के दाम को लेकर के, और उसके बाद सरकार की दखलंदाजी। ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से मैं तो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करूंगा निर्णायक तरीके से किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए। हाँ, अगर मुझे चीनी पसंद है तो मैं एक चम्मच ज्यादा चाय या कॉफी में ले लूंगा, अगर मुझे शक्कर की बीमारी नहीं है तो। चलिए, तो चीनी खाना पसंद करेंगे, चीनी शेयर खरीदना पसंद नहीं करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं हो रहा, लेकिन चीनी उतनी खाइए जितनी आप वाकई में खा सकते, नहीं तो उसके लिए दौड़ बहुत लगानी पड़ेगी। कैलोरीज बंद करना कितना मुश्किल काम है ये मैं जानता हूँ। फिलहाल एक और स्टॉक है जिस पर एक्शन में देख रहा हूँ प्री ओपनिंग सेशन में। एवरेस्ट इंडस्ट्री 7% नीचे दिख रहा है, नंबर तो खराब है। ये बताएं राजेश, इसके चार्ट्स पर क्या राय रखते हैं आप? बड़ी तेज गिरावट नजर आ रही है यहाँ पर एवरेस्ट इंडस्ट्री में। अनिल जी, देखिए, एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, मुझे लगता है कि एवरेस्ट में जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, जहां से टेक्निकल पुलबैक आया था, वो लेवल था रफली 270 280 के आसपास। वहां से लेकर 360 के आसपास हमने एक पुलबैक देखा। मुझे लगता है दिस वाज बाउंस इन अ डिसेंट करेक्शन। जो उसका डिसेंट करेक्शन हुआ था रफली 430 440 से गिरा था। तो मुझे लगता है कि ये पुलबैक कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है और यहाँ से एक डाउनसाइड मूव आ सकती है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो अगर रफली 320 के आसपास है, विच इज नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। अगर 320 का लेवल भी घटता है तो मुझे लगता है इसने जो रैली शुरू की थी रफली 270 से, वो लेवल आ सकता है। तो आई एम नॉट क्वाइट बुलिश ऑन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। मुझे चार्ट इतने प्रॉमिसिंग नहीं लगते। ओके, फिलहाल एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं नहीं, ये राय आती है। लेकिन आईटी शेयरों पर सुमित एक क्विक चेक, इन्फोसिस TCS काफी मजबूती दिखाने। अगर एक आईटी स्टॉक आपको खरीदना हो आज, क्या होगा वो? अनिल जी, टीसीएस का स्टॉक होगा अगर एक आईटी स्टॉक अगर खरीदना है तो, क्योंकि टीसीएस के अंदर आफ्टर ए शार्प करेक्शन का एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिला नीचे के लेवल से, और ऐसा लग रहा है कि फ्रेश डिमांड नीचे में देखने को मिल रही है। इमीडिएटली 2530 2535 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर 2580 से 2600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आईटी स्टॉक में अगर एक स्टॉक चूज करना है तो टीसीएस चूज करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक दोबारा 2500 या 2480 के नीचे नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर तेजी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं बॉटम हो चुका है। अब यहां से इसके अंदर एक फ्रेश तेजी ही देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर लॉन्ग करके चलना चाहिए प्रेजेंट लेवल से। ओके, तेजी करके चले, ये राय आती हुई दिख रही इस वक्त है
TCS में। लेकिन चलिए, भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी होती दिख रही। प्री ओपनिंग सेशन में भी कोई संकेत साफ है नहीं। एशियाई बाजार भी मिला जुला कारोबार दिखा रहे। अब हम शांत खुलने के बाद किस तरफ बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल होगा, जिसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्री ओपनिंग सेशन से संकेत हमारे लिए काफी मिले जुले हैं। अब आइए देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत होगी बाजारों की। 5 अंक ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी, 3 अंक नीचे, और एसजेएक्स निफ्टी तकरीबन वैसा ही रुझान दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, उससे पहले कुछ एक सेक्टर्स जो एक्शन में रहेंगे वहां पर मैं आपको बता दूं कहां खरीदारी होती दिख रही। पावर स्टॉक्स थोड़े बहुत मजबूत दिख रहे हैं, थोड़े बहुत IT स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं जो आधा % से ज्यादा ऊपर या नीचे दिख रहा हो। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प होगा आज का स्टार परफॉर्मर, 2% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, और साथ ही कमजोरी के लिहाज से ACC होगा, जिसे कल बाजार में लेने के बाद मछली दे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 12 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 1 अंक नीचे निफ्टी। तो एकदम शांत शुरुआत दिग्गजों की, कोई खास बदलाव है नहीं। मजबूत क्या है, हीरो मोटोकॉर्प 2% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल में 0.5% के आसपास की मजबूती। HDFC बैंक आज नतीजे पेश करने के पहले 0.5% मजबूत नजर आएगा। ये है मजबूत शेयरों की बात। डॉक्टर रेड्डीज 2% कमजोर है, ये टॉप लूजर है इस वक्त निफ्टी में। इसके ठीक पीछे ACC है 1.25% नीचे। टाटा मोटर्स में 0.5% का नुकसान है। केन इंडिया नीचे है। मारुति बुरी खबरों से जूझता हुआ 0.5% नीचे मारुति का स्टॉक है। तो डॉक्टर रेड्डी सरप्राइजिंगली आज 2% नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये एक रुझान इस वक्त आपको साफ तौर पर दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, 2650 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। 25 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी अब 5 अंक ऊपर आता हुआ दिख रहा है। आइए वायदा कारोबार में वहां पर एक्शन जबरदस्त है। 2 स्टॉक, फेडरल बैंक 8% की तेज गिरावट खराब नतीजों के बाद। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 5% नीचे, और वजह यह कि अब फ्रेश खरीदारी की लिमिट पूरी हो चुकी है FIs की तरफ से या FPIs की तरफ से। कुछ एक फॉरेन कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, उसके बाद स्टॉक में 5% की कमजोरी दिख रही है मेरी स्क्रीन पर। डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, जुबिलिएंट फूड वर्क्स आज 1% नीचे। टाटा मोटर्स में 1% का नुकसान। ACC थोड़ा रिकवर करता हुआ लेकिन 0.5% कमजोर। आरकॉम 2% मजबूत है। खबरें आ रही कि 3 कंपनियों का एक साथ मर्जर हो सकता है, आरकॉम, सिस्टेमा और एयरसेल। इस खबर के बाद आरकॉम टॉप गेनर है, 2% ही मजबूत है। हीरो मोटोकॉर्प भी, बायोकॉन 1.5% मजबूत है। नतीजे लगता है बाजार को पसंद आ रहे हैं, और नतीजे पसंद आए थे बजाज फाइनेंस के भी, जो 1.5% मजबूत है। ये रुझान है इस वक्त बाजार में कारोबार का। बाजार मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 12 अंक ऊपर निफ्टी। लेकिन मिड कैप शेयर यही है स्टार्स, आज फिर से 0.5% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर हो रहा है। छोटे शेयरों पर नजर रखिए, यहां पर 1/4% का फायदा। और बैंक निफ्टी सबसे अच्छी बात है कि हरे निशान में मजबूती, भले ही 25 पॉइंट की हो, लेकिन लाल निशान नहीं, हरे निशान में, और ये एक अच्छा संकेत। तो ये कुल मिलाकर इस वक्त शुरुआती कारोबार का रुझान आपकी स्क्रीन पर इन सारे दिग्गजों में। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। 8,280 का लेवल इस वक्त निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है, तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुमित, यही वक्त है खरीद लेने का या थोड़ा इंतजार किया जाए? किन लेवल्स पर एंटर करना चाहिए आज ट्रेड लेना हो निफ्टी पर तेजी का? तो देखिए, वैसे एकदम प्रॉपर लेवल्स जो तेजी करने के होंगे वो 8,230-40 के आसपास होंगे। अगर वहां तक आ जाता है 8,230 तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठ जाएगा। बट यहां पर भी बाइंग की जा सकती है, क्योंकि 8,290 के आसपास जो कल के लगे हाई के लेवल्स वो ब्रेक करते हैं। इसके अंदर एक स्पर्ट आना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद अगर 8,300 को क्रॉस करे तो एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले हमको, तो उसके अंदर निफ्टी 8,350-380 तक जा सकती है। तो इमीडिएटली भी लेना बनता है। और अगर बाई चांस वॉलेटिलिटी में 8,230 के लेवल्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे लेवल्स रहेंगे बाइंग के लिए। फॉर दी टारगेट्स ऑफ 8,300-350, स्टॉप लॉस 8,200 के नीचे का मेंटेन करना पड़ेगा उस पोजीशन के लिए। ओके, तो ये राय आती हुई। लेकिन क्या बैंक निफ्टी पर उसी तरह की मजबूती के संकेत हैं? राजेश, चार्ट्स क्या कर रहे हैं बैंक निफ्टी के? अनिल जी, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी, जो यहाँ फिलहाल मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो रफली जो अटक रहा है वो है 18,000-18,200 के बीच में। टू बी वेरी प्रिसाइज 18,050, विच इज नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। सो आप ये कह सकते हैं कि 18,100 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी न जाए तब तक बैंक निफ्टी में तेजी आएगी नहीं। और मुझे लगता है जो पैटर्न दिखता है दैट इज अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन और विच इज अ बेरिश फॉर्मेशन, सिंपली इंडिकेट्स कि इसमें एक सरप्राइज करेक्शन आ सकता है। तो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए मैं बैंकिंग स्टॉक्स में फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो राजेश, पता नहीं कि अगर राजेश फिर क्या बैंक निफ्टी शॉर्ट करें और निफ्टी लॉन्ग करें, ऐसा ट्रेड लेंगे आप? अनिल जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इंडाइसेस पे ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि निफ्टी में देखिए फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी भी यहाँ पे करे तो ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट का अपसाइड में एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में कहा। लेकिन अगर निफ्टी करेक्ट होता है तो 8050 तक जाने की गुंजाइश है, ये मैं मानता हूँ। 8200 का यहाँ पे इंटरमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर बैठता नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो दिल यही कहता है कि मार्केट नीचे ना आए, तो एज ए ट्रेडर लगता है कि मार्केट ऊपर ही रहना चाहिए। लेकिन एक जो क्वेश्चन मार्क है कि ये बैंक निफ्टी अगर सस्टेन नहीं करेगा तो क्या, तो इसलिए 18,200 का लेवल अगर क्रॉस करे, यानी 18,100 एज ए रेजिस्टेंस और 100 पॉइंट और मैं देता हूं कि अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और बाजार को सपोर्ट आ सकता है। तो जो मुझे लगता था कि निफ्टी 83, 80, 84 पे अटकेगा, और जो टेक्निकल टारगेट है, जो ब्रेकआउट का टारगेट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का टारगेट है, दैट इज 8550। सो अभी एक बीच में अटक गए कि एग्जैक्टली कौन से साइड पे जाएगा वो क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इंडाइसेस को छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा काम कर रहा हूं, तो मुझे कंफर्ट ज्यादा मिल रहा है। ओके, यहां पर एक स्टॉक जो एक्शन में आप ट्रैक करते हैं, अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट को गौरांग बताएं 6% नीचे आ चुका है, यहां पर अब तेज गिरावट होती हुई दिख रही है, क्या करना चाहिए? मौका है खरीदारी का या फिर दूर रहे फिलहाल? अनिल जी, हमारी पॉजिटिव कवरेज थी और लक्ष्य हासिल हो चुके थे। उसके पश्चात कोई नई कवरेज हमने नहीं निकाली, तो खरीदारी बेचने की तो राय नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल से प्री ओन ट्रक्स को फाइनेंस करने की सबसे बड़ी कंपनी है ये। इसी वजह से मेरे ख्याल से आपको शायद एसेट क्वालिटी को लेकर के और जो भी दिक्कतें रियलाइजेशन में होती है शायद आपको देखने मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जैसे आप अभी टू व्हीलर की बात कर रहे थे, कुछ समय पहले मारुति की भी बात की, तो अगर ब्याज दरें सिलसिले नीचे आ रहे हैं और आने वाले साल में 2016 में और भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद हम करते हैं, तो आई थिंक एनबीएफसीज, व्हीकल ट्रांसपोर्ट कंपनीज, स्पेशली सीवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ऐसी सब कंपनियों को बिल्कुल फायदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए नजरिया लंबा रखना पड़ता है। ओके, क्योंकि खबर ये आई है कि आरबीआई ने कहा है कि अब एफआईज की लिमिट पूरी हो चुकी है, इस स्टॉक में फ्रेश खरीदारी नहीं की जा सकती। फेडरल बैंक रिटर्न्स डबल डिजिट में, लेकिन नीचे की तरफ 10% का बड़ा करेक्शन आ चुका है। ये पहला बैंक है नतीजे के बाद तेज मार झेलता हुआ, पहला तो नहीं कहूंगा क्योंकि डीसीबी पर भी काफी मार पड़ चुकी है, तो ये दूसरा बैंक कहा जा सकता है जिस पर बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है, 10% से ज्यादा नीचे। राजेश, इसके चार्ट्स क्या कहने, कितना और जा सकता है? अब सपोर्ट कहां है, अहम सपोर्ट लेवल क्या दिख रहे हैं इसके लिए? अनिल जी, जो सपोर्ट बनता है वो रफली 58 के आसपास है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट उसका 200 वीक लेवल वो 58 का ही है, और यहीं से हमने एक टेक्निकल बाउंस देखा था 58 से लेके 66, 67 तक। मुझे लगता है कि ये गैप डाउन है और रिजल्ट के चलते गैप डाउन है, तो मुझे लगता है 57, 58 का जो लेवल है वो कीनली वॉच करना चाहिए। अगर ये लेवल टूटता है तो आप देखोगे इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा और बढ़ेगा, और मे बी इट कैन स्लिप फर्दर 8 to 10%. So for me, I would like to refrain myself. I would not like to accumulate at lower levels. Let it fall, let it see if 57, 58 अगर टूटता है तो डेफिनेटली आप इसमें थोड़ा और पेन देखोगे, मे बी 48, 50 तक भी जाए। तो फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है वेट एंड वॉच विल बी मच बेटर। ओके, वेट एंड वॉच करें, ये ज्यादा बेहतर होगा इस वक्त। लेकिन जो नतीजों के दम पर एक्शन दिख रहा है, जीएम ब्रूरीज एक स्टॉक 5% ऊपर है, लगातार ये कंपनी का स्टॉक है। इसका एक थोड़ा लंबा चार्ट देखते हैं जीएम ब्रूरीज का। आई डोंट नो, गौरांग वैसे छोटी कंपनियां पता नहीं ट्रेड करते होंगे नहीं करते होंगे गौरांग, लेकिन ये स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग है, लीकर बनाने वाली कंपनी है जीएम ब्रूरीज। आज 5% का ऊपरी सर्किट है, जबरदस्त नतीजे दिए हैं कंपनी ने एक बार फिर, और 12 महीने में ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 गुना हुआ है ये शेयर, 400% बढ़ा है। क्या राय रखते हैं? देखिए, इस स्पेस पर राय देना चाहूंगा अनिल जी, जीएम बेवरेजेस पर तो मेरे ख्याल से जिस प्रोडक्ट्स इनकी है वो एकदम लोअर लेवल और अफोर्डेबल सेगमेंट में है, और मेरे ख्याल से मार्केट शेयर भी इनका बहुत ही उम्दा है। इसी वजह से जिस प्रकार के नतीजे आपने आते हुए दिखे वो आपको दिख रहे हैं, और कंजम्पशन बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है। हालांकि सेहत के लिए कुछ हद तक हानिकारक हो जाता है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट के लिए बहुत ही उम्दा बात है। और इसके अलावा अगर इसी क्षेत्र की आप बात करें तो मेरा मानना है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरेजेस जैसी कंपनियां हैं,
जहां पर मल्टी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, बहुत ही उम्दा मार्केट शेयर है और ऑफ कोर्स कस्टमर रॉयल्टी और ब्रांड रॉयल्टी आप जो भी कहें, ये भी यहाँ पर काफी उम्दा है। जीएम बेवरेजेस पर क्योंकि कवरेज नहीं है तो विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। ओके, फिलहाल ये राय आती हुई, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक की आई है पिछले एक साल में, 400% बढ़ा है। चार्ट पर तो पक्का ही राजेश मजबूत होगा ये शेयर। अनिल जी, जीएम ब्रूवरीज, राइट। या डेफिनेटली अनिल जी, आपको तो पता है 52 वीक हाई पे कुछ कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं करता हूं मैं। राइट। और ये भी 150 रुपीज से लेके अभी 500 रुपए पे है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे पास अगर होता तो मैं यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन करता। मे बी चार्ट में स्ट्रेंथ है, उसके चलते मे बी मैं 100% लॉन्ग लिक्विडेशन नहीं करता, लेकिन इतना तो देखता तो मैं अगर ऑन ईच राइज एक 10-15%, 10-15% एक कंटिन्यूस लॉन्ग लिक्विडेशन करता। पता नहीं कब करेक्शन आ जाए, मुझे लेना ही है तो डेफिनेटली आई विल वेट फॉर ए करेक्शन। ओके, देखिए एक और स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। सुमित, वायदा कारोबार में बताइए, क्या कुछ पोजीशंस बनने के संकेत? आज नतीजे पेश करने वाला है, स्टॉक मजबूत है, 0.5% के आसपास। क्या ट्रेड लेना चाहिए एम&एम फाइनेंस में? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक के अंदर लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं और पिछले 3 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी देखने को मिला है और अच्छा खासा मूवमेंट भी आया है। 230 से स्टॉक 245 तक आ चुका है। इमीडिएटली ऐसा लगता है कि इसके अंदर 250 का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर 265 से 270 के लेवल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर नीचे के लेवल्स खत्म हो चुके हैं, अभी ऊपर के ही चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। जब तक ये स्टॉक वापस अभी 225, 230 के लेवल्स नीचे में ब्रेक नहीं करेगा, तब तक एम&एम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। और मेरे हिसाब से इसके अंदर जैसे ही 250 का लेवल ब्रेक करेगा तो मिनिमम 10% की तेजी हमको मिलनी चाहिए आने वाले दिनों में। तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है और फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिले कल के सेशन में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर तेजी करनी चाहिए, प्रेजेंट लेवल्स पे तेजी की जा सकती है। 225 से 230 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में 250 ब्रेक करते ही 265 से 270 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर एम&एम फाइनेंस के स्टॉक पर खरीदारी की राय। आज नतीजे के पहले आप कर सकते हैं तेजी। ये राय सुमित की तरफ से। आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सुमित, राजेश और साथी गौरांग, आप तीनों का शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार मजबूत, 75 अंकों पर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 15 अंकों की तेजी बरकरार। और बता दें आपको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि भारत डिजिटल क्रांति के द्वार पर खड़ा है और डिजिटल इंडिया तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। देश में टेलीकॉम क्रांति के जनक सैम पित्रोदा की किताब ड्रीमिंग बिग के लॉन्च पर मुकेश अंबानी ने कहा कि मोबाइल यूजर्स की संख्या जल्द 100 करोड़ हो जाएगी और आने वाले दिनों में भारत एक स्मार्टेस्ट सोसाइटी के रूप में उभरेगा। टुडे इंडिया स्टैंड्स ऑन द वर्ज ऑफ अ डिजिटल रेवोल्यूशन एंड आई थिंक that we will build a digital India that will rightly find its place in a fast-changing digital world. Very soon, we will cross the 1 billion mobile subscriber mark and the National Optical Fiber Network will connect all our villages. And we will be, in the coming years, not only a networked society, but we will be one of the smartest societies. तो ये बड़ा बुक लॉन्च होता हुआ यहाँ पर। इस बीच बाजार मजबूती के साथ टिके हुए हैं, 75 अंकों की तेजी के साथ धीरे धीरे 8,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा आज आने वाले नतीजों पर। 5 दिग्गज कंपनियां देंगी नतीजे। बात करेंगे हम HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरियर पर, खास तौर से फोकस इन रिजल्ट्स पर होगा। बने रहिए। Q2 के बड़े नतीजों पर होगा खास फोकस। निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, कौन सी कंपनी होगी पास और कौन फेल, नतीजों से पहले और बाद में खास एनालिसिस। आज दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर।
और बाजार इस बीच अपनी मजबूती बढ़ाते हुए दिन के हाई पॉइंट पर सेंसेक्स मारता हुआ सेंचुरी 100 अंकों पर और निफ्टी पर 8,285 का लेवल 22 पॉइंट की अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। और अब बैंक निफ्टी भी मजबूत होता दिख रहा है 50 अंकों की तेजी के साथ। मिड कैप इंडेक्स को देखिए 0.5% की तेजी हो चुकी है, तो धीरे धीरे खरीदारी का माहौल लौटता हुआ दिख रहा है। अब फोकस करेंगे आज आने वाली दूसरी तिमाही कंपनियों के दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीएस हरिहर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के। हरिहर साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल, एचडीएफसी बैंक जो बाजार के दौरान नतीजे पेश करेगा, बाकी 4 कंपनियां बाजार बंद होने के बाद आएगी, क्या उम्मीद रखते हैं और एचडीएफसी बैंक में क्या खरीदारी का मौका है? देखिए, एचडीएफसी बैंक में 2 चीज हमें याद रखना चाहिए। पहले बात तो ये है कि इन्होंने कंसिस्टेंटली अपना जो 20% ग्रोथ दिखाया है, मेरे ख्याल से देयर इज नो रीजन व्हाई दे वोंट बी एबल टू सस्टेन दैट, इंक्लूडिंग द नेट मार्जिन। सो मुझे लगता है कि वो जो उनका जो एवरेज 20% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, वो तो वो लोग सस्टेन करेंगे। सो दैट शुड बी आई थिंक काइंड ऑफ ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। दूसरी बात यह है कि ये जो ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए हैं और एनपीएस का कंसर्न है, आप एनपीएस के नजरिए से देखें तो शायद पिछले लगभग 20 या 25 क्वार्टर से एचडीएफसी बैंक हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ एनपीए मैनेजमेंट, और मैं मानता हूं कि ये क्वार्टर में भी उनका एनपीए मैनेजमेंट उसी लेवल तक बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो इन सभी चीजों को मिलाते हुए मुझे लगता है कि शायद से अभी जो फ्लाइट टू क्वालिटी आएगा विद इन बैंक्स, तो इसमें डेफिनेटली आई थिंक एचडीएफसी बैंक को एक फायदा हो सकता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स के लिहाज से हमारी नजर आज है वो है विप्रो पर। आईटी दिग्गज कंपनियों में नतीजे अब तक ऐसे कोई बहुत बुरे हैं नहीं, कहीं भी ऐसा बड़ा झटका लगा हो वैसा नहीं है, कमोबेश इनलाइन या फिर थोड़े से उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। विप्रो से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है और विप्रो के शेयर पर क्या राय रखते हैं फिर आप? देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है, जहां तक आईटी के दिग्गज कंपनियों का सवाल है, आई थिंक जो मसला है वो इट इज नॉट अबाउट रिजल्ट्स, मसला है गाइडेंस का। और यदि आप इन्फोसिस के गाइडेंस देखोगे या टीसीएस के मैनेजमेंट डिस्कशन देखोगे या एचसीएल टेक के वार्निंग देखोगे, तो आई थिंक सवाल उठता है कि आगे जाते हुए क्या ग्रोथ इतना हो सकेगा। दूसरी बात, क्या ये मार्जिन सस्टेन होंगे, प्राइसिंग प्रेशर आएगा, और मेरे ख्याल से ये तीनों में आंसर इज इन द नेगेटिव। तो आई थिंक दैट इज वेइंग ऑन आईटी स्टॉक्स। जहां तक विप्रो का सवाल है, आई थिंक विप्रो हैज 2 अदर प्रॉब्लम्स। इनका काफी हद तक एक्सपोजर टेलीकॉम और एनर्जी में है, और ये 2 सेक्टर्स है जो काफी हद तक आईटी इन्वेस्टमेंट्स काफी फ्लैट हो चुके हैं। तो आई थिंक इसका डेफिनेटली एक असर पड़ेगा, और मुझे मानता है कि डेफिनेटली ये क्वार्टर में हमें विप्रो के प्रॉफिट्स पे और ग्रोथ पे दबाव देखने को मिलेगा। ओके, विप्रो पर थोड़ा और दबाव हो सकता है, लेकिन कैन इंडिया क्या कमजोर परफॉर्मेंस की ही उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि हम उम्मीद करें कि मुनाफा 31% शायद घटता हुआ नजर आए, सेल्स में भी 12% के आसपास की कमजोरी की उम्मीद कर रहे हैं, एबिटा 1000 करोड़ के आसपास आएगा, क्रूड के दाम कम है, प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं हैं ही, तो क्या कैन इंडिया निराश करेगा या फिर कमजोर नतीजों की जो उम्मीद है उसमें कहीं कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है? इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक मार्केट में लगभग 30 to 35% फॉल की कंसेंसस उम्मीद की जा रही है, बट आई थिंक आई वुड पुट अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट इट कुड प्रोबेबली आल्सो बी स्लाइटली वर्स देन दैट। क्योंकि देखिए, 2 चीज हो रहा है, एक तो जो तेल के दाम है वो बहुत ही कम है, और आई थिंक इसका डेफिनेटली इंपैक्ट इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो ऑयल डिमांड है, बिकॉज ऑफ चाइना एंड ग्लोबल स्लो डाउन, ऑयल डिमांड भी काफी हद तक कम हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का जो इंपैक्ट है वो पड़ सकता है। शायद से केन को इस बात से बेनिफिट हो सकता है कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में उन्होंने काफी कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया है, बट इसके बावजूद मुझे लगता है कि डेफिनेटली 30 to 35% का जो फॉल इन प्रॉफिट्स है, ये तो मुझे लग रहा है इट इज ऑन द कार्ड्स। ओके, ये राय आती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंपनी आइडिया सेल्यूलर, इसके नतीजे होंगे। पिछली तिमाही में नंबर्स मुझे जहां तक याद है बहुत अच्छे नंबर्स दिए थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक पिट गया था। इस बार तो उम्मीद ही खराब है, 12% के आसपास का प्रॉफिट घटता हुआ नजर आएगा, 820 करोड़ के आसपास के आंकड़े के हम अनुमान लगाकर बैठे हैं। ये बताएं, आइडिया सेल्यूलर पर क्या राय रखते हैं आप और क्या कमजोर नतीजों की आशंका है? देखिए, कुछ हद तक आई थिंक प्रॉफिट फॉल तो मार्केट्स ने उस पर ऑलरेडी फैक्टर कर लिया, क्योंकि ये स्टॉक 220 से 140 तक करेक्ट हो चुका है। तो फॉल इन प्रॉफिट्स की जो आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली काफी हद तक आई थिंक फैक्टर हो चुका है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात आइडिया ऑफ सेल्यूलर पे क्या है कि ये जो वॉइस रेवेन्यूज की हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसमें एक वॉइस रेवेन्यूज का देयर इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव ग्रोथ, पर विद इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री आइडिया एक कंपनी है जहां पे वॉइस इज लाइकली टू सी अ पॉजिटिव ग्रोथ। तो यदि आज के रिजल्ट्स
में हमने देखा कि वॉइस का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव रहा, तो आई थिंक इट विल बी अ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पे अभी जो कॉल ड्रॉप पेनल्टी की बात चल रही है, आई थिंक इससे लगभग 5% इनके प्रॉफिट्स पे कमती हो सकती है। तो आई थिंक इसका जो ओवरऑल एक ओवरहैंग है वो डेफिनेटली इन स्टॉक्स पे रहेगा। ओके, कुछ और स्टॉक्स पर आपसे राय लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आज की उस पर करते हैं फोकस। केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने का आंशिक भुगतान करने का मन बनाया है। इस खबर पर और बात करते हैं। हमारे साथ इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा है। वर्मा साहब बताएं, क्या कुछ राहत है कंपनियों के लिए या फिर सिर्फ 55 रुपए प्रति टन बहुत छोटा अमाउंट है? ऐसा तो कोई अनाउंसमेंट हमने अभी तक नहीं सुना है। मीडिया से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत सरकार कुछ मदद करेगी गन्ने किसानों को डायरेक्टली, जिससे हमें इनडायरेक्टली मदद हो जाएगा इन माई FRP पेमेंट। अगर आप बैकग्राउंड इसका देखें तो CACP जब रिकमेंड कर रही थी जो गन्ने का जो प्राइस है FRP सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, उसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि इंडस्ट्री जो उनकी जो रेवेन्यू है उसके बेसिस पर पेमेंट करे और FRP और जो लोअर प्राइस जो हम पेमेंट कर पाएंगे इसके बीच का गैप भारत सरकार फिल इन करे और डायरेक्टली फार्मर्स को दे। उस पर विचार हो रहा है, मीडिया का रिपोर्ट भी है। अभी तक कुछ निकल के सामने समाधान नहीं आया है, कोई न्यूज हमें नहीं मिला। सर ये बताएं कि कितना केंद्र सरकार से आप इस तरह के आंशिक भुगतान की उम्मीद करें, कितना करने की जरूरत है? देखिए, फिक्स नंबर तो बताना मुश्किल है, चूंकि ये अगले साल में हमारी क्या रेवेन्यू रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए जो CACP का जो प्रस्ताव है, जो रिकमेंडेशन है भारत सरकार को, हम लोग उसी को चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट हो जाए। और वो रिकमेंडेशन ये है कि अगले साल मेरा जो पूरा रेवेन्यू होगा उसके बेसिस पर हमारे केन प्राइस पेइंग कैपेसिटी कैलकुलेट होगा और जो डिफरेंस होगा FRP और हमारे केन प्राइस पेइंग कैपेसिटी में, वो डिफरेंस भारत सरकार दे, डायरेक्टली फार्मर्स को दे या हमारे द्वारा दे। तो हमें इंतजार करना होगा अगले साल कैसे करके हमारा शुगर प्राइसेस मूव करता है, कैसे हमारी रेवेन्यू आती है, उस पर फिर हम लोग को ये डिटरमिन करना पड़ेगा क्या गैप है। ओके, शुक्रिया वर्मा साहब आपका ये ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो सरकार की तरफ से इस तरह का एक्शन हो सकता है, इस तरह का आंशिक भुगतान हो सकता है, इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। लेकिन इस वक्त की हमारी ये बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है जिस पर हम राय ले रहे हैं। हरियर साहब, एक राय आपसे भी लेना चाहता हूँ। शुगर शेयरों में एक अच्छी मजबूती धीरे धीरे बनती हुई दिख रही है। अब दुनिया भर के बाजारों में ये भी माना जा रहा है कि शुगर के प्रोडक्शन में कमी आएगी, तो क्या खरीदने का मौका है शुगर शेयरों में आपके लिहाज से? देखिए, आप चंद शुगर स्टॉक्स देखोगे इंडिया में तो लगभग ये सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई पे कोट कर रहे हैं। और हुआ ये है कि आई थिंक ग्लोबली खास करके जहां से ब्राजील से मेजर सप्लाई आता है, वहां पे काफी हद तक जो शुगर का आउटपुट है इट हैज गॉट शिफ्टेड टू इथेनॉल एंड अदर यूजेस। सो आई थिंक जो शुगर का मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो चुका है। मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है जो हमेशा जब भी शुगर प्राइसेस एक लेवल तक घट जाते हैं तो इथेनॉल डिमांड बढ़ जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये जो शॉर्टेज हुआ है शुगर का, ये शायद से कुछ हद तक कुछ महीनों तक रह सकता है। एंड आई थिंक टू दैट एक्सटेंट सारे शुगर कंपनीज के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव बन सकता है। ओके, ये राय आती है शुगर शेयरों के लिए। लेकिन एक और नतीजों के लिहाज से जिस स्टॉक पर हम राय लेना चाहते हैं आपसे, वो है बजाज ऑटो। हीरो मोटोकॉर्प की कल काफी दमदार परफॉर्मेंस रही हर एक फ्रंट पर, चाहे मार्जिन देखें, चाहे सेल्स में भी उम्मीद से बेहतर आंकड़ा, प्रॉफिट बढ़कर आया है। क्या बजाज ऑटो वैसी परफॉर्मेंस दे सकता है या फिर बजाज ऑटो से निराशा ही हाथ लगेगी? कैसे देख रहे हैं आप बजाज ऑटो के नतीजों को? देखिए, हमें दो चीज याद रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये जो ग्लोबल कमोडिटी फॉल के कारण जो इनपुट प्राइसेस कम हुए हैं, इनका काफी हद तक एडवांटेज टू व्हीलर्स को मिलेगा और फोर व्हीलर्स को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक बजाज और हीरो होंडा के एडवांटेज पे रहेंगे। यदि आपने हीरो होंडा का रिजल्ट देखा होगा तो आई थिंक जो ग्रोथ है वो 1% ग्रोथ है, जो कि बहुत मार्जिनल है। पर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी सॉ इन हीरो होंडा रिजल्ट इज दैट इनकी जो रूरल डिमांड है वो रूरल डिमांड पे काफी हद तक प्रेशर हुआ है बिकॉज ऑफ लो रूरल इनकम्स। आई थिंक इसका इंपैक्ट कुछ हद तक बजाज पे भी पड़ सकता है। पर हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए कि बजाज हैज गॉट अ वेरी लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट। तो यदि एक्सपोर्ट मार्केट्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू डू फैली वेल, आई थिंक इसका डेफिनेटली बजाज रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव टुडे। ओके, एक और बड़ी खबर पर आपसे राय लेना चाहता हूं जो IAS की तरफ से आती हुई दिख रही है, मारुति के रॉयल्टी पेमेंट को लेकर। सुजुकी को जो रॉयल्टी ये देते हैं पिछले कुछ सालों में 6 गुना रॉयल्टी ये बढ़ चुकी है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो रॉयल्टी दी जा रही है सुजुकी को वो जरूरत से ज्यादा है, काफी बड़ी मात्रा में। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को और छोटे निवेशकों के लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब है?
मारुति के शेयर पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई खास असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो रॉयल्टी एग्रीमेंट्स होती है इट इज टिपिकली बिटवीन दी पेरेंट कंपनी जो खास करके टेक्नोलॉजी सप्लाई करती है, मार्केट इंटेलिजेंस सप्लाई करती है, सपोर्ट सप्लाई करती है, एंड द इंडियन सब्सिडरी। और ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक ये जो डिस्प्यूट हम बात कर रहे हैं कि क्या ये रॉयल्टी ज्यादा है या कम है, ये डिबेट आई थिंक पहले भी मारुति में आ चुका है और काफी अन्य इंडियन कंपनीज पे भी आ चुका है। पर मेरे ख्याल से इस पे कोई रेगुलेटरी दबाव डालना बहुत मुश्किल है अनलेस इट इज एक्सेसिव। देखिए, जहां तक एक छोटे इन्वेस्टर का सवाल है, मारुति ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर एट अ लॉस, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मारुति में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। तो मेरे ख्याल से ऐसे केसेस शायद इफ यू गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये होल्ड करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से इसका कोई खास इंपैक्ट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, फिलहाल इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मुद्दा छोटे शेयर होल्डर्स के लिए ये जरूर बनता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया हरिहर साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय हमारे साथ शेयर करने वाले, खासतौर से आज नतीजों वाले शेयरों पर। इस बीच बाजार 70 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज की टॉप पिक्स। कौन से हैं वो शेयर जो निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कह रहे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए जाने वाले स्टॉक पिकर राहुल अरोरा जुड़ेंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। Q2 के बड़े नतीजों पर होगा खास फोकस। निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, कौन सी कंपनी होगी पास और कौन फेल, नतीजों से पहले और बाद में खास एनालिसिस, आज दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। बाजार 70 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 15 अंकों से ज्यादा की मजबूती। 1/4% की तेजी दिखेगी आपको दिग्गजों में। मिड कैप इंडेक्स आधा % के आसपास की मजबूती के साथ, और बैंक निफ्टी भी लगभग 30 अंक ऊपर है। 8,300 की तरफ बढ़ते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छा सपोर्ट भी इस वक्त बाजार पर है आपके सामने। चूंकि मिड कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन है, तो हमने एक खास सीरीज शुरू की है जहां पर आपके लिए बेहतरीन मिड कैप शेयरों में कहां निवेश के मौके बन सकते हैं। टॉप ब्रोकरेज हाउस अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स कहां पर मानकर चल रही है, ये हम हर रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज इसी तरह की बेहतरीन पिक्स हम लेकर आ रहे हैं निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से। इनके CEO राहुल अरोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपने जो कुछ बेहतरीन पिक्स निवेश के लिहाज से दी, और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो जनरली दूसरी लिस्ट में दिखते नहीं तो होता है कि बड़े कॉमन से नाम होते हैं, सबको पता है कि ये तो निवेश करने लायक है, लेकिन पावर मैक ये पहला स्टॉक है जहां पर आपकी खरीदारी करने की राय बताएं, क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स आप इसके लिए रखते हैं? देखिए आनंद जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसके 2 हिस्से हैं पावर मैक के। ऑब्वियसली रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो ज्यादा ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है। 640 का इशू प्राइस था इसका और करीबन 600 के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी। एक वर्टिकल इसका है इरेक्शन टेस्टिंग और कमीशन ETC का, और दूसरा है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस या ONM डिवीजन का। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में जो आपको ETC डिवीजन है उसमें आपको 9% का रेवेन्यू कैगर मिलेगा, लेकिन इसमें असली जो आपको किकर मिलेगा अनिल जी वो है ONM डिवीजन से। हमारा ये कॉल है कि FY17 तक ऑलमोस्ट 35% जो इस पूरी कंपनी की EBITDA कंट्रीब्यूशन होगी वो ONM डिवीजन से होगी, जिसके मार्जिन्स करीबन 20% से ऊपर हैं। उसके मुकाबले ETC के जो मार्जिन्स हैं उनके डिवीजन के वो 10-12% के हैं। तो हमारा कॉल ये है कि अगले 2 साल में कंसोलिडेटेड लेवल पे 17% की आपको रेवेन्यू कैगर मिलेगी इसमें, और प्रॉफिट और EBITDA कैगर आपको 25 से 30% मिलेगी। ये कंपनी फ्री कैश फ्लो बनाएगी करीबन 110 करोड़ का अगले 2 साल में, और इसमें वर्चुअली नो डेट है। बहुत ही सिंपल बिजनेस है। 21 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में काम हुए हैं उसमें से 16 पे पावर मैक ने काम किया है। ही ऑलमोस्ट गेट्स 1 आउट ऑफ 2 ऑर्डर्स फ्रॉम BHEL और NTPC के हर 3 ऑर्डर में से एक तो इनको मिल ही जाता है। तो इनका ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। 4 टाइम्स इनका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है। तो इस फाइनेंशियल प्रोफाइल के साथ
पावर सर्विसेज इंडस्ट्री में कोई कंपनी मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमारा अपसाइड यहां से एनर्जी करीबन 40-45% है, और दिस इज अ स्टॉक आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 years टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। ओके, अगले 2 साल के लिए यहां पर 809 रुपए के लक्ष्य के साथ पावर मेक में आप कर सकते हैं खरीदारी, बेहतरीन रिटर्न वाला ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक। और अगला स्टॉक आपकी लिस्ट में मैं देख रहा हूं वो भी हाई प्राइस का, ये स्वराज इंजिन्स। ये बताएं क्यों पसंद है आपको और इसके लिए क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? देखिए एनर्जी, इस पे इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द क्लीनेस्ट ट्रैक्टर प्लेस इन इंडिया। तो अगर आप ट्रैक्टर साइकिल पे अगर कॉल ले रहे हैं तो स्वराज इंजिन्स बहुत ही एक क्लीन प्ले बन जाता है। अगर आप Q1 FY16 और Q2 FY16 के रिजल्ट्स QoQ देखें तो Q1 FY16 ओवर Q4 FY15 एंड Q2 FY16 ओवर Q1 FY16 आपको एक ट्रेजेक्टरी मिलेगी कि ट्रैक्टर साइकिल इज परहैप्स बॉटमिंग आउट। Q1 में इनकी QoQ रेवेन्यू ग्रोथ 50% थी और मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हुए। Q2 पे रिजल्ट जो पिछले हफ्ते अनाउंस हुए वो भी काफी स्ट्रांग थे। इंडस्ट्री एनर्जी डीग्रो कर रही है, आपको मालूम होगा पिछले साल के सेकंड हाफ में 30% ट्रैक्टर इंडस्ट्री डीग्रो हुई थी, इस साल के फर्स्ट हाफ में 20% डीग्रो हुई है, लेकिन स्वराज इंजन सिर्फ 6% डीग्रो हुआ है। तो ये आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। पिछले 8 साल में इसने 8% मार्केट शेयर गेन किया है। इट्स गॉन फ्रॉम 8-9% मार्केट शेयर टू ऑलमोस्ट 17% मार्केट शेयर। तो ये बहुत बड़ा स्विंग है, बहुत हाई क्वालिटी कंपनी है एनर्जी। 35% के रिटर्न रेशियोज हैं, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, 30% प्लस के हम बोल रहे हैं कि आपको अगले 2-3 साल में रेवेन्यू, एबिटा और पैट कैगर मिलेगा विद मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 300 बेसिस पॉइंट्स। तो अगर आप ये कॉल ले रहे हैं कि ट्रैक्टर साइकिल इज इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट, और हमें लगता है कि पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करके कि शायद वो बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो इट्स अ वेरी क्लीन प्ले। हमें लगता है कि आप इसको अगर होल्ड करके चलें तो आपको 35-40% तक के रिटर्न्स इसमें आराम से मिल सकते हैं। 18 टाइम्स के वैल्यूएशन पे हम इसको वैल्यू करें तो ज्यादा एक्सपेंसिव भी इसको वैल्यू नहीं कर रहे। कहीं कहीं कंपनीज इस प्रोफाइल के साथ 25-30 टाइम्स पे भी जाते हैं। ओके, तो ये दूसरा स्टॉक है स्वराज इंजन, जहां पर खरीदारी करने की राय 1168 रुपए का लक्ष्य। यहां पर लक्ष्य काफी दमदार दिख रहे हैं राहुल की तरफ से। ये 2 स्टॉक हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन इसके अलावा एक पूरा सेक्टर आपको बेहद पसंद है राहुल, और उस सेक्टर में मैं 2 भागों में आपसे राय लूंगा। पहले ये बताएं दिग्गज शेयर कौन से पसंद है, सीमेंट, स्पेसटेक, और खासतौर से जब 2 नतीजे भी आ चुके हैं, एसीसी और साथ ही अल्ट्राटेक, क्या आपको लग रहा है कि कहीं कोई बेहतर संकेत मिल रहे हैं? देखिए एनर्जी, ये दोनों स्टॉक्स एसीसी और अल्ट्राटेक हमारे लार्ज कैप्स में टॉप पिक्स हैं। एसीसी थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है एनर्जी, इतना कंसेंसस बाय नहीं है अगर आप स्ट्रीट पे सेल साइड को एनालाइज करें। तो इसमें ये बात है एनर्जी कि एसीसी में काफी टाइम से वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया। आपको याद होगा 2013 में एसीसी अंबुजा की रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हुई थी होलसेम के द्वारा। उस वक्त होलसेम को कैश की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अंबुजा के पास करीबन 3200 करोड़ का कैश था। तो ये होल्डिंग स्ट्रक्चर बन सकता था कि होलसेम होल्ड्स अंबुजा, अंबुजा होल्ड्स एसीसी, और जो कैश एसीसी को मिलना चाहिए था कैपेक्स के लिए वो शायद होलसेम को चला जाता। तो उस वजह से कोई कैपेक्स अनाउंस नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद होलसेम और लफार्ज का ग्लोबल मर्जर हुआ था। तो अब ये जो डोमेस्टिक रिस्ट्रक्चरिंग है वो ऑन होल्ड ही रह चुकी है। 2 साल में आपने कुछ सुनने को देखा नहीं है। अब एसीसी की जो कैपेसिटी डाल चुके हैं वो इस साल अप एंड रनिंग होने वाली है। तो फ्रॉम बीइंग अ नो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी हमारा कॉल यह है कि अगले 2 साल में आपको 7 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। इसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $103 ईवी टू टन एनर्जी, ये बहुत ही सस्ता आपको मिल रहा है। ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स ईवी टू एबिटा मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आपको 15 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ आराम से मिल सकती है। फॉर अ लार्ज कैप कंपनी काफी लिक्विड शेयर भी है और वैल्यूएशन इतने कम है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है और प्राइसिंग भी काफी स्टेबल है। आप दोनों अल्ट्राटेक और एसीसी के रिजल्ट देख लीजिए। अल्ट्राटेक तो कंसेंसस बाय है एनर्जी, जितना कैश वो बनाते हैं हर साल एक नया प्लांट डाल सकते हैं, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि इट्स ऑलमोस्ट अ कंसेंसस बाय, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा अल्ट्राटेक में सिर्फ एक इशू है एनर्जी, क्योंकि बाजार मार्केट में कभी कभी सुनने को मिलता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स का जो सीमेंट डिवीजन है वो अल्ट्राटेक में मर्ज हो सकता है। अगर वो होगा तो शायद मेरे को बैलेंस शीट स्ट्रेच लगता है, पर अगर वो नहीं हुआ जस्ट एज अ प्योर प्ले, आई थिंक एसीसी एंड अल्ट्राटेक रिगार्डलेस ऑफ दीज रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, सेंचुरी का सीमेंट बिजनेस मर्जर हो सकता है। ये बात सही भी, काफी लंबे समय से बात चलती है, लेकिन क्या फिर वो मर्जर सेंचुरी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा अल्ट्राटेक के बजाय? देखिए अनिल जी, इसमें यह बात है कि अगर आप अल्ट्राटेक के प्लांट्स देखें और सेंचुरी के प्लांट्स देखें, वो लगभग सेम जगह में है।
तो आई एम नॉट श्योर कि अगर इसके होने की संभावना भी है या मैनेजमेंट इसको चाहे भी कि सीसीआई इसको इतनी आसानी से पास कर देगा, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अ मोनोपोलाइजेशन इन दोज रिस्पेक्टिव रीजन्स। ये हो सकता है कि अल्ट्राटेक के बैलेंस शीट को थोड़ा स्ट्रेच करे, पर जैसे मैंने कहा इतना कैश जनरेट करती है, पर आई डोंट नो इफ द शेयर होल्डर्स विल टेक टू काइंडली टू इट। हो सकता है कि लॉजिकल सेंस बने, पर इट विल नॉट बी अ क्लियर कट डील। बट मैं अल्ट्राटेक को उसके लिए नहीं खेलूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये मर्जर हो जाए तो मैं डेफिनेटली सेंचुरी के लिए खेलूंगा, क्योंकि वो स्वॉप रेशियो में मुझे अल्ट्राटेक भी मिल जाएगा, तो मैं ज्यादा फायदेमंद रहूंगा। तो अगर ये हो जाएगा तो आई वुड रादर प्ले थ्रू सेंचुरी देन प्ले थ्रू अल्ट्राटेक। इंटरेस्टिंग। और मिड कैप स्टॉक्स में कौन सी टॉप पिक है आपकी यहाँ पर सीमेंट में? दो हैं अनिल जी, डिपेंडिंग ऑन विच मार्केट कैप योर ऑडियंस वांट्स टू लुक एट। थोड़े हायर मार्केट कैप मिड कैप सेक्टर में होगा जेके लक्ष्मी हमारा टॉप पिक है, और थोड़ा अगर आप मार्केट कैप में नीचे जाना चाहें तो मंगलम सीमेंट हमें अच्छा लगता है। जेके लक्ष्मी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है अनिल जी। अगेन वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, $80 ईवी पर टन पे जा रहा है। आई थिंक ये स्टॉक अगर आप 3 साल के व्यू से लेके चलें तो आपको आराम से 50-60% आराम से मिल सकते हैं। मंगलम सीमेंट ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी होती थी, अब उन्होंने जाके 1.25-1.5 मिलियन टन लगाया है, तो वो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3.5-4 मिलियन टन की हो जाती है। तो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है अनिल जी, आप सीमेंट सेक्टर में देखेंगे जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो मल्टीपल ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर देती है। तो हमारा ये कॉल है मंगलम में अगले 2 साल में आपको 15 से 16% का वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा और करीबन 65% का आपको पैट का ग्रोथ मिलेगा ओवर बिटवीन FY15 एंड 17। तो आई थिंक दोनों काफी अच्छे हैं। मंगलम आपको $30 ईवी पर टन पे मिल रहा है एंड 4 times ईवी टू एबिटा। तो आई थिंक दोनों काफी अच्छे हैं। जेके लक्ष्मी ज्यादा लिक्विड है तो ट्रेड इन ट्रेड आउट करना ज्यादा इजी होता है, मंगलम इतना लिक्विड नहीं है। पर मिड कैप सीमेंट में ये दोनों हमारे फिलहाल टॉप रिकमेंडेशंस होंगे। ओके राहुल, एनी डिस्क्लोजर्स कोई आप देना चाहेंगे? No holdings, Anil ji, not from me, my firm or my analysts in any of the stocks we've discussed. शुक्रिया आपका राहुल, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए आज सुबह। तो ये थे राहुल अरोड़ा, CEO इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, निर्मल मंग सिक्योरिटीज के कहते हुए कि पारमेक, स्वराज इंजन, ये 2 कंपनियां जहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए निवेश के लिहाज से, और सीमेंट सेक्टर काफी मजबूती के साथ उन्हें आगे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद देता हुआ। बाजार देखिए इस बीच 75 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स पर ट्रेड हो रहा है। 15 अंकों की मजबूती आपको निफ्टी में दिखेगी। 0.5% के आसपास की तेजी मिड कैप शेयरों में दिखेगी। यही वजह कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर है। 865 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, इनसे आधे से भी कम एक्चुअली 400 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी मामूली तेजी के साथ आज हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब खुलने वाले हैं कमोडिटी मार्केट। फिलहाल पहला सौदा में मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के लिए आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, क्या एक्शन होने वाला है आज? जी हाँ, थैंक यू, नमस्कार। अब फोकस करेंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग में जो आपसे कुछ ही देर में होने वाली है। ध्यान रखें, कच्चे तेल में जबरदस्त प्राइस वॉर छिड़ा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि यह प्राइस वॉर ओपेक के देशों में ही छिड़ी हुई है। मार्केट शेयर बढ़ाने को लेकर ओपेक के सदस्यों में एशिया के खरीदारों के लिए कच्चे तेल का दाम घटाकर बेचने की होड़ लगी है। कतर, कुवैत, इराक, इन सभी देशों ने कच्चे तेल पर एशियाई खरीदारों के लिए रिकॉर्ड डिस्काउंट दिया है और दे रहे हैं। जल्दी ईरान भी क्रूड की सप्लाई शुरू करेगा। आपको बता दें, दुनिया में करीब 35% कच्चे तेल की मांग एशिया से आती है। इस बीच कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है। नामिक्स पर क्रूड का दाम $46 तक गिर गया है। ब्रेंट में $49 के नीचे कामकाज हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कल के लेवल के आसपास ही बना हुआ है, लेकिन कॉमिक्स पर चांदी में हल्का दबाव है। बेस मेटल्स में भी आज सुस्ती है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ गई है। $1 की कीमत ₹65 के पार चली गई है। ऐसे में देखेंगे हम इंडियन कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग के लेवल्स के आसपास होती है तो एक तरफ ईरान ने स्पेसिफाई करा है, कल भी मैंने हाईलाइट करा था कि जैसे ही वो सैंक्शंस लिफ्ट ऑफ होते हैं हटेंगे, 1 हफ्ते में सप्लाई और 5 लाख बैरल्स प्रतिदिन के आसपास ही सप्लाई वहां से आने वाली है। वॉर छिड़ा हुआ है प्राइस को लेकर तमाम एशियाई ओपेक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, ओवर सप्लाई का डर बना हुआ है। कल जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़े आए थे, यानी कि API के आंकड़े आए थे, उसमें स्टॉक पाइल्स या फिर स्टॉक्स जो है कच्चे तेल के अमेरिका में भंडार जो है उसमें एक तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। बाजार मान के चल रहा था, एनालिस्ट फैटेंटी मान रही थी कि शायद 40 लाख बैरल्स 39 लाख बैरल्स के आसपास का इजाफा होगा। दरअसल एक्चुअली 71 लाख बैरल्स का वहां पे स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया।
तो एक ओवर सप्लाई का डर और इस बात का डर कि आज जो सरकारी आंकड़े आने वाले हैं EIA के, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, शायद उसमें और भी कोई डरावनी पिक्चर है, उसमें और भी ज्यादा सप्लाई या फिर इन्वेंट्री जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, इसलिए नर्वसनेस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बुलियन मार्केट में इंटरेस्टिंगली कल अमेरिका में हाउसिंग स्टार्ट्स के डेटा है, एक इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है कि हाउसिंग मार्केट में क्या वाकई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और वो आंकड़ा बड़ा स्ट्रांग देखने को मिला है। हाउसिंग स्टार्ट्स ये दिखा रहा है कि रेंटल अपार्टमेंट्स की डिमांड जो यूएस में अच्छी खासी बढ़त दिखा रही है, ये एक डरने वाला इंडिकेटर है कि शायद अब तक जो आर्थिक आंकड़े कमजोर आ रहे थे, एक आर्थिक आंकड़ा बड़ा स्ट्रांग आया है यूएस में, तो क्या फेड जल्दी ब्याज दरें बढ़ाएगा, तो कंफ्यूजन प्रिवेल कर रहा है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर भारतीय बाजार में शुरुआत होती हुई 1/3% यानी कि 9 रुपए के आसपास की मजबूती, 3018 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेशर के साथ कामकाज, भारतीय बाजारों में हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। दरअसल रुपए में भी ध्यान रखें, हल्की सी कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशन में मैंने जब लास्ट देखा तो 9 से 10 पैसे के आसपास कल की क्लोजिंग के मुकाबले रुपए में दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल मार्केट में 1/3% का उछाल है, भारतीय बाजारों में 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। बुलियन मार्केट्स में सोना एकदम सपाट इंटरनेशनल मार्केट में कामकाज कर रहा है, लेकिन भारतीय बाजारों में 1/3% की बढ़त के साथ 80 रुपए ऊपर 27,190, 27,192 तक के लेवल तक यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। सोने में, चांदी में तो इनफैक्ट मैं देखा था इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेशर है 1/3% का, उस लिहाज से अभी भी इंडियन मार्केट्स में 55 रुपए के आसपास की मजबूती है। 37,100 के लेवल्स के बेहद करीब इस समय चांदी में कामकाज होता हुआ। तो कच्चा तेल, बुलियन मार्केट्स में सोना और चांदी और नेचुरल गैस, इन सब में हम देख रहे हैं बढ़त के साथ कामकाज आज के ट्रेडिंग सेशन में। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर कॉपर 1/4% का दबाव है, इंटरनेशनल मार्केट में भी 1/3% के आसपास की कमजोरी है, तो उसी के तर्ज पे भारतीय बाजारों में दबाव है। निकेल 1/4% के आसपास का दबाव दिखा रहा है, ₹1.70 नीचे खुलता हुआ 677 के लेवल्स पर ट्रेड्स हैं। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं 1/3% के आसपास की कमजोरी, 35 पैसे नीचे शुरुआती टिक्स आते हुए। लेड में दबाव के साथ कामकाज 15 पैसे नीचे, 115 रुपए 15 पैसे पे इस कमोडिटी की शुरुआत होती हुई। और जिंक में भी एकदम सपाट लेकिन 5 पैसे की मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत, 114 रुपए के लेवल्स पर यहां पे ट्रेड्स हैं। एग्री कमोडिटीज अब आपकी स्क्रीन पर, सोयाबीन 64 रुपए की मजबूती, 1.5% से ज्यादा की बढ़त, 4,074 रुपए के लेवल्स पर यहां पे शुरुआती कामकाज। सोया ऑयल में हम देख रहे हैं 2/3% की बढ़त, इनफैक्ट 3/4% की बढ़त है, 5 रुपए की मजबूती। मस्टर्ड सीड में 0.5% का उछाल है, 24 रुपए ऊपर ये कमोडिटी शुरुआत करती हुई। चने में 1/3% का दबाव, 19 से 20 रुपए का दबाव है, प्रेशर के साथ शुरुआत, 5,060 के शुरुआती टिक्स आते हुए। कोरिएंडर में हम देख रहे हैं 61 रुपए की मजबूती, यानी कि ऑलमोस्ट 0.5% की बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई। जीरा में भी 0.5 से 0.5% की मजबूती है, 95 रुपए ऊपर ये कमोडिटी खुलती हुई, 16,350 पर इस समय कामकाज होता हुआ। तो हमने देखा एनर्जी कॉम्प्लेक्स, कच्चा तेल और नेचुरल गैस बढ़त के साथ, बुलियन मार्केट्स में सोना और चांदी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, तमाम बेस मेटल्स का पैक इंडियन मार्केट्स में आज कमजोरी के की तरफ शुरुआत करता हुआ, और एग्री कमोडिटीज में आज मजबूती है। आपकी स्क्रीन पर बायोकॉन ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करें। इस कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस किरण मजुमदार शॉ इस समय प्रेस को संबोधित कर रही हैं। ध्यान रखें, बायोकॉन के नंबर्स में अगर हम वो सिंजीन के आईपीओ का एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट या इनलाइन नंबर्स हैं। हालांकि सिंजीन जो लिस्ट हुई है इसी की एक आर्म थी, पहले नंबर्स घोषित करें क्वार्टरली नंबर्स, और वहां पे स्ट्रॉन्ग रन रेट है। क्विकली एक बार देख लेते हैं मिस शॉ क्या बोल रही हैं, उसके बाद वापस कमोडिटी मार्केट से फोकस। 57 crores in Q2 this fiscal. At a half-yearly level as well, R&D expenses have jumped 62% from 66 crores to 107 crores. And if you look at R&D expenses at a gross level, we are at 183 crores at a half-year level and at 90 crores at a quarterly level. Now coming to Syngene, which has had a very stellar debut in terms of its entry into the market. Its first reported earnings in Q2 this time around, its debut reporting this time, has been a very stellar entry. Syngene has delivered broad-based growth both at a quarterly level and at a half-yearly level in terms of top-line growth of 28%. EBITDA has seen a growth of 27% at a half-yearly level and at 30% at this quarter.
ओके, तो मिस शॉ अपने तिमाही रिजल्ट्स पे बातचीत करती हुई बायोकॉन में कह रहा था ऑप्टिकली यानी कि सुपरफिशियली देखेंगे आप तो मुनाफे में एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा, पर ध्यान रखें आईपीओ प्रोसीड से सिंजीन के जो आईपीओ आया था उससे एक्सेप्शनल गेन्स हुए हैं, उसको एडजस्ट करेंगे आप तो एक्चुअली एडजस्टेड प्रॉफिट में देखा था 103 करोड़ रुपए का है, उम्मीद बाजार की 108 करोड़ रुपए के आसपास थी, इसलिए स्टॉक जिस तरह के नंबर्स थे ऑप्टिकली इसलिए का वैसा रिएक्शन नहीं है। सिंजीन जिसने डेब्यू करा है प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में, पहली क्वार्टरली नंबर्स हैं, मिस शॉ वही हाईलाइट भी कर रही थी, नंबर्स वाकई स्ट्रांग है। रिसर्च आर्म था बायोकॉन का जिसको अलग से लिस्ट कराया गया है कुछ ही महीने पहले, कुछ ही हफ्तों पहले, 40% तक के रिटर्न जाने की लिस्टिंग अब तक दे चुका है। लिस्टिंग के टाइम पे कुछ लोग वैल्यूएशंस और प्राइसिंग को लेकर कंसर्न जता रहे थे, तगड़ी रिटर्न्स दिए हैं, आय में 30%, इबीटा में 35%, मुनाफे में 31% का जंप, स्ट्रांग नंबर्स सिंजीन के आते हुए, इसलिए स्टॉक भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट में वापस फोकस करेंगे, सिंजीन के मैनेजमेंट से आज सीएनबीसी आवाज पर हम एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे नंबर्स पे, तो आप ग्लूड रहे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। लेकिन कमोडिटी मार्केट से वापस फोकस हमारे साथ जियोफिन कॉम्ट्रेड के वैभव चुडासमा साहब जुड़ रहे हैं। वैभव जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले कच्चा तेल जिस तरह से वो हम लोग बता रहे थे प्राइसिंग वॉर छिड़ा हुआ है, मार्केट शेयर गेन करने की, क्लाइंट्स को खींचने की कोशिश चल रही है, वो ईरान का पता नहीं कब लेकिन एक तलवार लटकी हुई है, सप्लाई आने वाला है, तगड़ा सप्लाई आने वाला है, और अब यूएस में इन्वेंट्रीज का पाइलअप उम्मीद से कहीं ज्यादा, क्या डायरेक्शनल कॉल ले रहे हैं कच्चे तेल पे सर? जैसे कि आपने बताया कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ के आ रहा है, अगर कल के डेटा की बात करें एपीआई की इन्वेंट्री बढ़ के आई थी ऑलमोस्ट 7.1 मिलियन बैरल से अगेंस्ट फोरकास्ट ऑफ 3.9 मिलियन बैरल, और आज के जो ईआईए की डेटा आने वाली है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ के आने वाली है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्रेशर में रहेगा, तो यहाँ पे सेल करने की सलाह देंगे अराउंड 2980, बिलो 2980, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3040 और टारगेट रहेगा 2900 और 2880 का। ओके, तो कच्चे तेल में बिकवाली की सलाह है, थोड़ा सा दबाव इंटरनेशनल मार्केट्स में आता है, भारतीय बाजार में हल्के हर निशान से कामकाज कर रहा है, लेकिन वैभव मानते हैं दबाव आएगा, इवेंचुअली 2900 तक के टारगेट्स तक अप्रोच करें। बेस मेटल्स में आज तमाम कमोडिटी मार्केट्स में ओपनिंग पड़ा था सर, अक्रॉस द बोर्ड ग्रीन है, एक बेस मेटल से अभी भी ऐसा एक पैक है जो कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहा है, अभी भी ओवरहैंग क्या चाइना का ही है जो बेस मेटल्स पे हावी है, और क्या यहां से और प्रेशर आएगा? हाँ सर जी, मुझे लग रहा है कि चाइना का जो डेटा निकल के आ रहा है, लास्ट वीक में भी हमने जीडीपी देखा था 6.9% आया था अगेंस्ट फोरकास्ट ऑफ 6.8%, बट जो प्रीवियस था 7% जीडीपी उससे कम होकर आया था, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो 5.7% आया था अगेंस्ट फोरकास्ट ऑफ 6%, जिसकी वजह से बेस मेटल्स एक प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर और निकल में हम बाई की सलाह नहीं देंगे, लेकिन जिंक की अगर बात करें तो हमने देखा था कि ग्लेनकोर ने प्रोडक्शन कट किया था, उसके बाद अच्छा खासा तेजी में आ गया था जिंक, और ये जो करेक्शन अभी आया है वो एक शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए, तो यहाँ पे ट्रेडर्स 114 लेवल पे अक्टूबर वायदा में बाय करके चल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 112.50 और टारगेट रहेगा 115.80 टू 116 लेवल का। ओके अच्छा, ये जो सोने चांदी में किस तरह का ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज तो हल्के हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में अटकता हुआ नजर आ रहा है, शायद वो डॉलर थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ है उसका असर हो सकता है, लेकिन वो मैं हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा भी देख रहा था, फिर से वो कंफ्यूजन है फेड कब मूव करेगा, हालांकि एनीबडी इज गेस, लेकिन इस समय बुलियन पे क्या कॉल होगा, सोने चांदी पे इस समय क्या कॉल ले रहे हैं सर? अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो गोल्ड को नीचे में सपोर्ट मिल रहा है 1168 टू 1165 डॉलर पर उसमें, और वो सपोर्ट लेके गोल्ड वापस 1180 1185 लेवल्स तक छूने की संभावना है आज के लेवल्स, आज के ट्रेडिंग सेशन में। और मार्केट की नजर आने वाले फेड की मीटिंग पर रहेगी जो 28-29 को पेंडिंग है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकते अभी ये मतलब मंथ में, ये मीटिंग में, तो यहाँ पे गोल्ड में हम वापस तेजी देख सकते हैं अराउंड 27,350 27,400 लेवल तक। तो हमारी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में बाय की सलाह रहेगी अराउंड 27,140 पे, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 27,000 और टारगेट रहेगा 27,350। ओके, तो कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके, सोना फिर से शायद इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट लेकर इन लेवल्स $1168 के नीचे जा नहीं रहा है, उन लेवल से वापस सपोर्ट लेके शायद मूव अपसाइड में देखने को मिले, तो भारतीय बाजारों में लाइकवाइज आप प्ले अप कर सकते हैं खरीदारी के लिए। लेवल जो वैभव सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वैभव आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज सुबह से जुड़ने के लिए और ये तमाम रणनीतियां शेयर करने के लिए। सौदा आपका में अब तक हमने कमोडिटीज में फोकस करा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद इक्विटीज पे फोकस करेंगे।